अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। प्रीवियस डे आपका वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था, लेकिन मैंने आपको कुछ होमवर्क दे दिया था उसके बदले में। तो वो होमवर्क था इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, पेज नंबर 146 एंड 147। इसमें असल में नोबल गैसेस नहीं, नोबल मेटल्स, ठीक है। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। तो जो आपने डी ब्लॉक पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल में, थर्ड चैप्टर में। पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं। द एस ब्लॉक जो लेफ्ट मोस्ट पे है, एस ब्लॉक। उसके बाद जो लोअर सी हाइट वाला है ना, वो है डी ब्लॉक। उसके बाद यहाँ एंड पर 6 ग्रुप्स आते हैं, वो है पी ब्लॉक। और फिर यहाँ बेस में अलग से जो 2 रोज बनी हुई है, जो पीरियोडिक टेबल से अलग बनी हुई है, वो एफ ब्लॉक है। तो असल में आप जो 3 मेटल्स हैं, 3 ट्रांजिशन मेटल्स हैं डी ब्लॉक के मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। जो डी ब्लॉक के 3 रोज हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। 3 पीरियड्स आते हैं उसमें। तो उसमें से आपके पास यहाँ पे 3 मेटल्स के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस डिस्क्राइब किया है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दीज 3 मेटल्स आर प्रीशियस, दे आर एक्सपेंसिव देन अदर्स। और प्लैटिनम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक ट्रिकी किस्म का MCQ आ जाया करता है कभी कभार कुछ पेपर्स में। कभी अगर आप एंट्री टेस्ट देने जाओगे तो इस तरह का एक आ जाता है कि विच मेटल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, और आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि डायमंड, उसके साथ प्लैटिनम, और तो आपका पहला गोल्ड एंड सिल्वर, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो आपका सबसे पहले किस चीज़ पे जाएगा, डायमंड पे जाएगा, तो बच्चे उस पर डायमंड को टिक कर देते हैं। बट डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, और आपसे पूछा गया है कि विच मेटल इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आ जाया करता है। तो आपने केयरफुल रहना है। जो ऑप्शंस हैं, पहले आप उन चारों ऑप्शंस को देखो और गौर करो कि क्या वो चारों ही मेटल हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना है। गलती से आपने डायमंड को टिक नहीं कर देना, ठीक है। जब आपसे एक्सपेंसिव मेटल पूछा जाएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, तो मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल इज़ द प्लैटिनम, ठीक। प्लैटिनम भी ज्वेलरी में यूज़ होता है, और गोल्ड भी ज्वेलरी में यूज़ होता है, सिल्वर भी ज्वेलरी में यूज़ होता है। ये तीनों बहुत कॉस्टली मेटल्स हैं, और इनकी ज्वेलरी की और इनके ऑर्नामेंट्स की हाई डिमांड है, ठीक है। इसलिए इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और प्लैटिनम इज़ अ प्रेशियस मेटल, इज़ अ कॉस्टली मेटल, मोस्ट कॉस्टली मेटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक। तो इन तीनों मेटल्स को हम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम को हम नोबल मेटल कहते हैं। आपने याद रखना है, जस्ट दीज 3 आर नोबल मेटल्स, ठीक है, बाकी नहीं, ठीक। कॉमनली इनको नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों, मैंने इन तीनों के यूजेस और प्रॉपर्टीज़ आपको रीड करने को दिए थे, तो आई होप आपने किए होंगे रीड। अगर नहीं किए तो इस लेक्चर से पहले उसको रीड कर लो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट। उसमें से MCQs आते हैं। लाइक उसमें एक सिल्वर वाले टॉपिक में लास्ट पैरा में लास्ट लाइन में एक लाइन लिखी है कि सिल्वर इज़ नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन। तो सिल्वर की जो शाइन है, यानी अपर सरफेस, एक चीज़ लिखी हुई है कि इट टार्निशेस। तो टार्निशेस का मतलब है कि एयर में एक्सपोज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टील की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो शाइनी है, ठीक है। इसी तरह सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनकी भी जो लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, ठीक है। तो ये तीनों मेटल्स जो हैं, ये तीनों नॉन रिएक्टिव किस्म के मेटल्स हैं, ठीक है। दे आर स्टेबल, यानी एयर से, ऑक्सीजन से इनका इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता, ठीक। इसलिए हम इनकी ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता, जैसे आयरन को जंग लग जाता है, तो ऐसे ही इन मेटल्स को भी हम इनकी ज्वेलरी यूज़ करते तो क्या होता, एयर की वजह से उसको भी जंग लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कभी कभार देखने में आता है कि जो सिल्वर की ज्वेलरी या सिल्वर की जो भी हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो जो सिल्वर है ना, वो H2S गैस की प्रेजेंस में अपनी शाइन को लूज़ कर देता है, ठीक है। जो अपर सरफेस है वो शाइनी नहीं रहती, ठीक है, डल हो जाती है, ठीक है। तो जो डलनेस है ना किसी मेटल की, उसको हम कहते हैं कि
लॉस ऑफ लस्टर, लॉस ऑफ शाइन, इस तरह से इसको कहते हैं, ठीक है। टार्निश का वर्ड भी उसी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक। और इसमें क्या था मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। इस टॉपिक में से आपने करना क्या है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम तीनों के यूजेस, सारी प्रॉपर्टीज़, आप बेशक अपने पास कंपैरिजन का टेबल बना लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखती हूँ, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखती, तो आप भी ऐसे कर लो, अपने पास एक कॉलम बनाओ सिल्वर के लिए, एक गोल्ड के लिए और एक प्लैटिनम के लिए, और तीनों की प्रॉपर्टीज, जैसे सिल्वर इज़ नॉन कंडक्टर या गुड कंडक्टर, ठीक। उसके आगे गोल्ड में अगर वो पॉइंट है तो वो मेंशन करो, प्लैटिनम में वो पॉइंट है तो वो भी मेंशन करो, ठीक है। इस तरह कंपेयर करके याद करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। और हाँ, ये सब था। और इनके यूजेस ज़रूर याद करने हैं, जैसे कि एलसीडी में प्लैटिनम यूज़ होता है, सिल्वर और गोल्ड यूज़ नहीं होते, ठीक है। डेंटल प्रिपरेशन में आई गेस सिल्वर यूज़ होता है, आप देख लेना बुक से। लेकिन ये टॉपिक मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मैंने नहीं यहाँ पे बताना था, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि टीचर ने खुद नहीं पढ़ाया तो इट मीन्स कि इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। इसमें जस्ट यूजेस थे और वो प्रॉपर्टीज़ थी जो आप जानते हो, जैसे मेलेबिलिटी। हाँ, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल गोल्ड होता है, ठीक है, सही। तो इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, सही। तो ये तीनों के यूजेस और नोबल मेटल्स कौन से वाले हैं, ये तीन हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इन तीनों के यूजेस भी आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं और एमसीक्यूज़ तो ज़रूर बनते हैं, सही। आज हम जो पढ़ेंगे वो है नॉन मेटल्स फ्रॉम पेज नंबर 147। तो नॉन मेटल्स बिल्कुल, अब नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, विच इज़ नॉट मेटालिक, ठीक है। मतलब ऑपोजिट टू द मेटल, ठीक, ऐसा समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। पीरियोडिक टेबल का हमने क्या कहा था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को ग्रुप नंबर 13, वो जो यहाँ पर एक ब्लॉक होता है 6 पी ब्लॉक, ठीक है, ये रहा ट्रांजिशन मेटल का के 3 पीरियड्स, और ये रहे हमारे एस ब्लॉक के, ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक सारा, और यहाँ पर 2 सीरीज करके होती हैं, वो हो गया एफ ब्लॉक, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में ये चीज़ कही थी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को जनरली, अगर हम पीरियोडिक टेबल को इस तरह से कहीं डायगोनल एक लाइन से हम कट करें तो रफली वो जो ग्रुप 13 है ना, उस, ठीक है, यहाँ से बोरॉन होता है इसमें पे, तो इस लाइन के अंडर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वो दे ऑल आर इन बिटवीन द मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। और हमने कहा था कि जो राइट कॉर्नर है, राइट साइड है पीरियोडिक टेबल की, वो सब किसने ऑक्यूपाई की है, मेटालिक नेचर ने, ठीक है, या मेटालिक एलिमेंट्स ने, वो सब के सब मेटल्स थे, ठीक है। और अगर हम इसको दोबारा से याद करें तो क्या था, जो ये राइट अपर कॉर्नर, ठीक है, नॉट द लोअर कॉर्नर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज occupied by the non-metallic elements, यानी ऐसे elements which are opposite to these elements, ठीक है। उनका बिहेवियर इन एलिमेंट्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इजीली लूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन करेंगे, ठीक है। ये कैटाइंस बनाते हैं तो ये एनाइंस बनाएंगे, ठीक। तो दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मेटल्स, तो इसलिए हम इनको नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बिहेवियर मेटल से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक। तो डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जो जो एलिमेंट जितना हाई मेटालिक नेचर का है वो उतना उतना ही बुरा नॉन मेटल है, ठीक है। जो जितना लो मेटालिक नेचर का है वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल है, ठीक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमने कोई क्राइटेरिया तो रखा नहीं है कि मींस सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होगी, इससे कम हुई तो हम कहेंगे मेटल, इससे ज़्यादा होगी तो नॉन मेटल, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है,
ठीक है, कौन किसके रिलेशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, या किसी और के रिलेशन में वो कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से। ठीक, तो हाँ, और फिर ये जो लाइन है ना, ये जो हमने एक इमेजिनरी डायगोनल लाइन ड्रॉ की है जिसने मेटल्स नॉन मेटल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया है, तो इस लाइन के अंडर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे दे आर वो नाइदर 100% मेटालिक नॉर 100% नॉन मेटालिक। ठीक है, वो कुछ इंटरमीडिएट से हैं। ठीक, मतलब दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट है जैसे कि सिलिकॉन है। ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ कार्बन फैमिली है तो सेकेंड मेंबर इज द सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज लाइन के अंदर आ रहा है। तो सिलिकॉन ऐसा है कि हम इसे कहते तो हैं कि इट इज़ नॉन मेटालिक, लेकिन कुछ कंडीशंस में, सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये मेटालिक बिहेव करने लग जाता है, ये कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स तो ऑपोजिट हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस लाइन के, इस इमेजिनरी लाइन के अंडर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, all these are arranged diagonally in the periodic table, all these are called the metalloids। ठीक है, metalloids की definition भी पूछी जाती है। ठीक, तो अगर हम डिफाइन करें कि हम एग्जैक्टली कौन से टाइप के एलिमेंट को कहेंगे कि वो नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे मेटल के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, metals are the elements which are capable of losing their electrons। ठीक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे ऑलवेज फॉर्म कैटाइंस। ठीक, और हमने कहा था दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे डू नॉट होल्ड देयर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। ठीक, और नॉन मेटल क्या होगा, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हाई नहीं, हम जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ठीक है, all the electronegative elements are termed as the non metals। ठीक है, all the electropositive elements are termed as metals। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो हमने डिफाइन कर दी थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या था, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितनी ज़्यादा उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो कितने ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हुआ, टर्म ही बता रही है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कुछ उलट बिहेवियर है। ठीक है, ऑपोजिट है, तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर means how strongly an atom holds the electron, अपने नहीं, किसी और के। ठीक है, सही, जो उसके साथ शेयर किए गए हैं वो उनको कितने स्ट्रांगली होल्ड करता है, कितना स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर 3 से रिकॉल करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक्चुअली अगर ये ए और बी दो एटम्स हैं जो एक दूसरे से इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग तो हमें पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयर होने से होती है। ठीक, तो इफ़ दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम एंड दिस क्रॉस शोज द इलेक्ट्रॉन फॉर द बी मेटल, तो इन दोनों ने एटम, इन दोनों ने ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया हुआ, तो इट मीन्स दे आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है कि खुद का नहीं, वो जो एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ ये ऑलरेडी शेयर कर रहा है ना, बेशक वो इसका अपना है या नहीं, उस इलेक्ट्रॉन को ये कितने स्ट्रांगली होल्ड करता है।
ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बी की, ठीक। हाउ स्ट्रांगली इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट दिस एंड द अदर एटम, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एबिलिटी है, ठीक है। ठीक, तो every electronegative atom is a non metal, ठीक है। या फिर हम थोड़ा सा इजी लिखना चाहें, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं समझ आ रहा, क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स कैपेबल ऑफ, नहीं और सिंपल कर लेते हैं, विच ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके खुद के पूरे हैं, ये न्यूट्रल स्टेट में थे पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स एंड फॉर्म एनाइंस, एनाइंस क्या, नेगेटिव आयन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम, ठीक, हाइड्रोजन फैमिली में से है, सही। क्लोरीन एटम मैंने इसको न्यूट्रल यहाँ पे शो किया है कि ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल स्टेट में ये स्टेबल नहीं था, ठीक है। जैसे कि मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और उस पर मेटल के न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होता, ठीक, लेकिन क्योंकि ये पीरियड्स के लास्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में तो अगर हम इन अ पीरियड ट्रेस करते जाएं एक एलिमेंट को, तो जब हम लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे होते हैं तो हर नए आने वाले एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, ठीक है, पिछले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर, नेक्स्ट की और स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो रहा होता है, एटम का साइज थोड़ा श्रिंक हो रहा होता है, ठीक है। तो जो राइट कॉर्नर है पीरियोडिक टेबल का, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब स्मॉल इन साइज हैं, दे अट्रैक्ट, देयर न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स टाइटली strongly, as well their nucleus is capable of attracting the other atoms electrons, ठीक है। जैसे ये एक अगर स्मॉल सा एटम है और ये एक लार्ज एटम है, सपोज ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, तो इसका न्यूक्लियस इतना सा, ठीक है, इसका भी न्यूक्लियस इतना सा, ठीक। अब क्या है, इसके न्यूक्लियस की पावर कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाते जाते वीक हो जाएगी ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्योंकि बहुत स्मॉल साइज्ड होते हैं, तो इनके स्मॉल साइज की वजह से इनके न्यूक्लियस का फुल होल्ड होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। वो इतने करीब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कि न्यूक्लियस उन्हें बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। प्लस इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यूजुअली इनमें इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोस्ट शेल में, जैसे 8 आने चाहिए तो 7 है, 6 है, तो वो एटम ऐसे आराम से तो नहीं बैठेगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस की पावर बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसे कोई नियर बाय कोई भी एटम अवेलेबल है तो वो उस एटम से इलेक्ट्रॉन, उससे भी इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, उसका न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके अपने शेल में ऐड कर देगा, ठीक है। तो अगर ये क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन भी इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ 8 करने हैं इसको, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, क्लोरीन को जब भी सपोज जैसे H हाइड्रोजन प्रोवाइड करें, कोई और एलिमेंट प्रोवाइड करें जो कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, यानी इन शॉर्ट हम इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड एनाइन, फॉरन से क्लोराइड एनाइन बना देगा। जैसे हमने सोडियम के लिए देखा था ना कि सोडियम वॉज केपेबल ऑफ लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और वो कैटाइन बना के रखता है हमेशा। तो ये वाले जो है यहाँ पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स, वो सब किस नेचर के होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स होंगे, ठीक है, सही।
अब अभी तो हम देखा कि क्लोरीन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जो इसके फिल्ड कंप्लीट इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इतने हैं कि फिर भी इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह रह जाती है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी और एटम से बोरो कर लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, -2, ठीक, सही। इसी तरह जो कार्बन एटम है ना, न्यूट्रल, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो कार्बन -4 की फॉर्म में हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया नॉन मेटल्स की डेफिनेशन को, उनकी नेचर को अच्छी तरह डिटेल में देख लिया, ठीक है। लेकिन हम एक और टर्म यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रिलेटिव टर्म है ना, कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे कौन ज़्यादा खींचेगा, ए और बी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। दे हैव नॉन मेटल्स आर द एटम्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, कि आपको कितनी पावर लगा के, कितनी फोर्स लगा के, कितनी एनर्जी लगा के एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकालोगे। तो ये तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, यानी इतना डिफ़िकल्ट काम है कि ये रहा क्लोरीन एटम का शेल, जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक की स्पेस खाली है, तो क्लोरीन वो किसी और से छीन कर यहाँ पे फिल करेगा। लेकिन आप क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स कि आप इसका अपना इलेक्ट्रॉन इससे छीनो, ठीक है, इससे रिमूव कराओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स कि आपको कितनी एनर्जी लगाकर उसका अपना इलेक्ट्रॉन उससे जुदा करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ठीक है, सही। तो ये क्या पॉसिबल होगा, जब क्लोरीन किसी और से उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन कर अपने पास फिल करते हैं, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सही। तो नॉन मेटल्स आर द एटम्स विद वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ठीक, इतना इंट्रोडक्शन तो बहुत है। अगर हम साइज़ के साथ इसका रिलेशन देखें, जैसे हमने मेटल्स के साइज़ का देखा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ट्रेंड देखा था, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इन शॉर्ट कहें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में, तो जहाँ जहाँ साइज स्मॉल हो रहा है ना, आपने इसको करना है साइज के साथ, ठीक है। चैप्टर 3 में ये ट्रेंड दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, एंड साइज ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक नेचर, ठीक है, सही। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे साइज इंक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो अच्छा नॉन मेटल नहीं होगा, ठीक है। साइज डिक्रीज हो रहा है, तो साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो स्मॉल साइज एटम्स आर हैव दे आर हाई नॉन मेटालिक, ठीक है। ठीक, अब अगर हम जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक है ना, जो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स में से जो विच इज़ अ ग्रेटेस्ट नॉन मेटल, हम कह सकते हैं उसका सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो है फ्लोरीन एटम। ये अपने याद रखना है, फ्लोरीन इज़ द हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना,
वो 4 होती है, बाकी सबकी 4 से लेस होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो 4 हो सकती है। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है, ये भी अपने याद रखना है। ठीक, नॉन मेटल्स का इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें हम तो हम साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पेज 146, नहीं, हाँ जी पेज 146। हाँ, असल में आपको जो मैं बता रही थी इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स वो 144 पेज पे है, 144 एंड 145, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स वो 146 पेज पर है। तो नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे मेटल्स की देखी थी कि वो सॉलिड होते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट है दे यूजुअली अकर इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट्स, यानी लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में हमने क्या देखा था, दे आर सॉलिड्स, तो ये लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं और गैसेस भी हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई है, एक्चुअली यहाँ ऊपर पैराग्राफ में बताई हुई है, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ। अब हम पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो द सॉलिड नॉन मेटल्स जितने भी हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है दैट दे ब्रेक इजीली, ठीक है। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब है कि कोई ऐसा सॉलिड, कोई ऐसा टफ मटेरियल जो कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त ना कर सके, थोड़ा सा भी प्रेशराइज करो तो वो ब्रेक हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ब्रिटल मीन्स ब्रेकेबल, ठीक, देख लिया ये हमने। तो मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड सॉलिड्स, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होते इजीली, सही। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखें, metals were the good conductor of electricity, but non-metals because they do not donate electrons, ये अपने electrons लूज ही नहीं करते, तो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, they are the bad conductors और नॉन कंडक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखें। हाँ, मेटल्स में हमने एक्सेप्शंस देखी थी ना, तो मैं यहाँ पे हर पॉइंट के साथ उसकी एक्सेप्शन लिखूंगी। ऑल मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स और द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक ऐसा मेटल है जो कि यहाँ पे बगावत कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने मेटल्स में देखा था। एक ऐसा सॉरी नॉन मेटल है जो कि बैड कंडक्टर नहीं है, जो कि गुड कंडक्टर है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिलेटिवली बेटर कंडक्टर है, ठीक है। तो वो है ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट असल में कार्बन है, ठीक। तो कार्बन इस पॉइंट को फॉलो नहीं करता, ठीक, बाकी सब बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम अपीयरेंस देखें तो नॉन मेटल्स जैसे कि शाइनी थे, दे पोजेस द मेटालिक लस्टर, स्पेसिफिक शाइन उनके सरफेस में होती थी जैसे गोल्ड की होती है, लेकिन नॉन मेटल्स आर डल, ठीक है, नॉन शाइनी, ठीक। नॉन मेटल्स आर नॉन शाइनी, वो शाइन नहीं करते, उनकी डल सरफेसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, द आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज ए शाइनी नॉन मेटल। ये वाला एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा आता है, विच नॉन मेटल इज द शाइनी, या विच नॉन मेटल हैज़ शाइन, ठीक है। या फिर 3-4 नॉन मेटल्स आपको दे दिए जाते हैं और उनके ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है कि विच वन ऑफ देम इज नॉट डल और विच वन ऑफ देम इज शाइनी। तो वहाँ पे बाकी सब जैसे कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड देन आयोडीन, तो आपने याद रखना है, आप उसमें मेटल्स ढूंढोगे कि मेटल्स कहाँ हैं, बट आपसे तो पूछा ही नहीं गया कि कौन सा मेटल शाइनी है, ठीक है। वहाँ तो मेंशन है कि इनमें से कौन सा शाइनी है, ठीक है। या फिर आपको 3 मेटल्स के साथ भी आयोडीन दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि विच वन ऑफ द नॉन मेटल इज शाइनी, तो आपने मेटल टिक नहीं कर देना, याद रखना है क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का परफेक्ट आंसर ढूंढना है इसमें से, ठीक है। आंसर्स 50-50% सारे ही थोड़े थोड़े उसमें फिट हो रहे होते हैं सिचुएशन में एमसीक्यूज के, लेकिन जो 100% फिट होता है ना वो कोई एक ही होता है, ठीक है, सही। तो ये एमसीक्यू भी बहुत आता है कि
आयोडीन शाइनी इन नेचर है और आयोडीन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें फोर्थ, तो दे आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। यहाँ भी एक्सेप्शन है, द डायमंड। डायमंड कितना हार्ड होता है कि इससे मेटल्स को और दूसरी चीज़ों को कट करने के लिए डायमंड कटर्स यूज़ होते हैं, जो किसी और चीज़ से, जो मेटालिक नाइफ से, ब्लेड से कट नहीं हो सकता ना, तो उसको कट करने के लिए डायमंड कटर्स यूज़ किए जाते हैं, डायमंड की नाइफ यूज़ की जाती है, ठीक है। डायमंड इज़ द मोस्ट, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड है, सॉरी, ठीक। अब डायमंड भी असल में कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन की ही एक फॉर्म है, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें फिफ्थ पॉइंट, तो यूजुअली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स में क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, आयोडीन, आयोडीन में सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। Silicon, graphite and diamond, these three are the non-metals but they have a very high boiling and melting point, ठीक है। ये एक्सेप्शन है इस पॉइंट की, एक्सेप्शन से ज़रूर याद रखनी है, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आती हैं ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, दे हैव लो डेंसिटीज, लाइट इन वेट होते हैं ये, ठीक। ओके, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इसको एक दफ़ा से फिर रिवाइज कर लेते हैं। non-metals occur in all the three physical states of matter, यानी लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे नोट करने की बात है दैट व्हेन अ नॉन मेटल इज सॉलिड इट इज़ ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, वो हार्ड नहीं होगा, वो ब्रिटल होगा, ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेकेबल, ठीक। सेकेंड पॉइंट है, दे आर द बैड कंडक्टर्स एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। थर्ड पॉइंट है, दे आर यूजली डल एंड नॉन शाइनी एक्सेप्ट द आयोडीन, आयोडीन इज लस्ट्रस, ठीक है। दे ऑल ऑफ देम आर द सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है, जितने भी सॉलिड्स होंगे दे आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इज मच मोर हार्डर इवन देन द मेटल्स, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इजीली मेल्ट हो जाएंगे, इजीली बॉयल हो जाएंगे, एक्सेप्ट द सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड द डायमंड, ठीक। एंड यूजली all the non-metals have low densities as compared to the metals, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किससे रिएक्ट करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है, they have incomplete or the deficient valence shell, यानी outer most shell is not completely filled, तो ये हमेशा उसे completely filled करने में लगे रहेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते रहेंगे जब तक उनका outer most shell completely filled नहीं होता, ठीक है। तो complete valence shell by gaining electrons, ठीक है। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है ना कि इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा बिहेवियर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, दे आर एक्चुअली द एनाइंस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स, अगर अब इनका नॉन मेटल और मेटल के साथ दोनों के साथ रिएक्शन होता है, व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद अ मेटल, तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, तो दे मेक आयनिक कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद मेटल्स, ठीक है।
अगर ये तो हमने लिखा है इनका रिएक्शन विद मेटल्स, तो नॉन मेटल्स तो आपस में भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है वो दूसरे वाले नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, सही, कुछ इस तरह से। कंप्लीटली नहीं, ये शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, तो व्हेन दे रिएक्ट with non-metals, they give covalent compounds, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जिनमें चार्जेस नहीं होंगे, जिनमें आयन्स नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन भी एक मेटल, सॉरी नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट, ठीक। कार्बन एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और NO2 एग्जिस्ट, ठीक है, सही। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, तो नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन हमने मेटल्स के लिए क्या देखा था, मेटल्स रिएक्ट विगरसली, वायलेंटली विद द वाटर, ठीक है। दे डू नॉट गिव, नॉर्मल कंडीशन में ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नो रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में इसका, लास्ट 4th पॉइंट का, मैं इसको रीड कर रही हूँ। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दोनों एक ही जैसी नेचर के हैं, तो दोनों रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, सही। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, या वाई नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज नॉन मेटल्स एंड एसिड्स बोथ आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो डोनेट कौन करेगा, ठीक है, तो इसलिए आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक। ठीक है, ये रही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ठीक है, पेज 147 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इजी सा है, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है।